जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। पावर शेयरिंग अपन पढ़ रहे थे और पावर शेयरिंग में अपन ने बेल्जियम की कहानी देखी थी। देखा था वहाँ पे कि अकोमोडेशन की पॉलिसी के चलते क्या क्या चेंजेस किए गए। आज अपन पढ़ने वाले हैं श्रीलंका के बारे में। और ये तुम्हें पता ही होगा कि आज की डेट में श्रीलंका की इकोनॉमिक कंडीशन बेहद खराब है। लिटरली रोड पे आए हुए हैं लोग। कुछ कहानी अपन एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, कुछ फिर बाद की कहानी है। बेसिक आइडिया ये है कि श्रीलंका ने टाइम रहते सही रिफॉर्म्स नहीं किए। और टाइम की एक बड़ी खास बात है, जो टाइम की वैल्यू करेगा उसकी जिंदगी वैल्यूएबल है, और जो टाइम को वेस्ट करेगा उसकी जिंदगी का वेस्ट होना तय है। आप टाइम की वैल्यू करना सीख जाओ, आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा समस्याएं ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। पर विचित्र देश है हमारा। कोई आदमी फावड़े से लगा हुआ है, 20 लोग ऐसे ही खड़े हुए हैं, खड़े चौराहे पे आते जाते लोगों को देख रहे हैं। और मैं ये नहीं कहता हूं पढ़ाई करो, पढ़ाई में तुम्हारा मन लग रहा है और पढ़ाई में तुम टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, स्पोर्ट्स खेलो। हरियाणा अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, 25-30 मेडल लेकर आए वहां के लोग। वो लोग पढ़ने में हो सकता है होशियार ना हो, लेकिन स्पोर्ट्स में दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। तुम कर लो। पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा, स्पोर्ट्स में भी मन नहीं लग रहा, जिम चले जाओ, अखाड़े चले जाओ, मेहनत करो, 2 घंटे पसीना बहाओ, घर आओ, इतना बड़ा दूध का गिलास लो, पी जाओ, शरीर को लगेगा। टाइम को किसी भी फॉर्म में यूटिलाइज करो। टाइम को यूटिलाइज करोगे, जिंदगी में अपने आप यूटिलिटी बन जाएगी। टाइम को वेस्ट करोगे तो बड़े बड़े नेशंस खत्म हो जाते हैं, इंसान तो छोटी मोटी चीज है। श्रीलंका की भी कहानी यही है। एक तो तुम्हें पता ही होगा कि श्रीलंका इंडिया की ये जो सदर्न कोस्ट के इस साइड में, यहां पे तमिलनाडु के जस्ट नीचे। अब श्रीलंका की कहानी क्या है? श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में, अपन इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, ये अपना छोटा सा बच्चा ये 1948 में हो गया। अच्छा, श्रीलंका का अगर कंपोजिशन देखोगे पॉपुलेशन का, श्रीलंका कुछ ऐसा होगा। एक हरियाणा से कंपैरिजन दिया हुआ है, इसकी पॉपुलेशन लगभग हरियाणा के बराबर है। अगर हरियाणा की पॉपुलेशन मान लें 2-2.25 करोड़, तो इसकी भी 2 करोड़ 2.25 करोड़ के आसपास होगी। मतलब ऑलमोस्ट इक्वल पॉपुलेशन है हरियाणा की। इसकी पॉपुलेशन बड़ी डाइवर्स है। पॉपुलेशन का सिनेरियो क्या है श्रीलंका की का? यहां रहते हैं मेजॉरिटी में सिन्हाला स्पीकर लोग, ऐसे लोग जो सिन्हाला भाषा बोलते हैं। और मेजॉरिटी भी ऐसी नहीं है छोटी मोटी हो, 74% लोग सिन्हाला स्पीकर्स हैं। और इन सिन्हाला स्पीकर्स में से ज्यादातर लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट हैं। अच्छा, बचे कुछ 18% लोग, ये जो रीजन्स हैं इनमें रह रहे हैं तमिल लोग। कितने? 18%। और तमिल के भी 2 डिवीजन हैं। तमिल में भी कुछ है श्रीलंकन तमिल, इनकी पॉपुलेशन लगभग 13% है। और कुछ है इंडियन तमिल। अब ये श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल में क्या फर्क है? श्रीलंकन तमिल ऐसे तमिल स्पीकर्स जिनके बाप दादा पुरखे पूर्वज श्रीलंका में ही पैदा हुए, श्रीलंका में ही रह रहे हैं, और उनके बच्चों को अपन बोलते हैं श्रीलंकन तमिल। इंडियन तमिल कौन है? ऐसे लोग जिनके पुरखे पूर्वज बाप दादा कभी इंडिया में रहा करते थे। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज उनको जबरदस्ती ले गए श्रीलंका प्लांटेशन में काम करने के लिए। अब वो लोग, उनके बच्चे वहीं बस गए, वहीं रहने लग गए, उनको बोल देते हैं अपन इंडियन तमिल। अच्छा, ये श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल ज्यादातर या तो हिंदू हैं या फिर मुसलमान हैं।
और इन दोनों में से, सिन्हाल्स और तमिल स्पीकर्स में से, दोनों ही ग्रुप में से लगभग 7% लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। अब देखो दिक्कत क्या हुई, सिन्हाला स्पीकर्स कितने, 74%, ब्रूट मेजॉरिटी। ये तो गुल्लक के चिल्लर की तरह है फिर, 74% कहां, 18% बस। तो अब वही क्वेश्चन बेल्जियम वाला, दो तरीके से सरकार रन की जा सकती थी। एक तो ये कि इन तीनों ग्रुप्स की बात सुनी जाए और इनको अकोमोडेट किया जाए। दूसरा, जो मेजॉरिटी चाहती है उसके हिसाब से चीजें की जाए। श्रीलंका ने क्या किया वो अपन देखते हैं। श्रीलंका का क्या सिनेरियो रहा? श्रीलंका का सिनेरियो ये रहा कि श्रीलंका 1948 में जब इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद जो सरकार बनी, इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी, उस इलेक्टेड गवर्नमेंट में बाय वर्च्यू ऑफ मेजॉरिटी, मेजॉरिटी किसकी ज्यादा थी? सिन्हाल स्पीकर्स की। तो जो लोग इलेक्ट होके आएंगे, जो लीडर्स बनेंगे, वो भी किस ग्रुप के ज्यादा बनेंगे? सिन्हाल ग्रुप के। तो जो इलेक्टेड मेजॉरिटी बनी उसमें सिन्हाला लीडर्स ज्यादा थे और इन लोगों ने फॉलो किया मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है? मेजॉरिटेरियनिज्म मतलब एक ऐसा बिलीफ सिस्टम जो ये मानता है कि जो कंट्री की मेजॉरिटी पॉपुलेशन, जो कंट्री की मेजॉरिटी कम्युनिटी चाहती है, उस हिसाब से कंट्री को रूल किया जाए, उस हिसाब से सरकार को चलाया जाए। और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जिनकी जनसंख्या कम है, उनका जो भी इच्छा, उनकी जो भी जरूरत है, उसको डिसरिगार्ड कर दिया जाए, उसको कोने में फेंक दिया जाए। उस बिलीफ सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? मेजॉरिटेरियनिज्म। और श्रीलंका ने गलती ये की कि इन्होंने मेजॉरिटेरियनिज्म की पॉलिसी फॉलो करी। देखो इन्होंने मेजॉरिटेरियनिज्म किस तरह से फॉलो किया। इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, 1956 में इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी। सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया इन्होंने 1956 में। तमिल लोगों को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? ऑब्वियसली बुरा लगेगा। इंडिया में है ना ये, इंडिया में तो तुम सुनते ही होगे आए दिन। हमारे यहां पे कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इधर ये नॉर्थ से कोई पॉलिटिकल लीडर खड़ा होकर बोल देगा कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, उधर पूरे साउथ में हंगामा मच जाएगा। अरे हिंदी कैसे, तमिल क्यों नहीं? सोचो ना, तुम हिंदी बोल रहे हो, तुम्हें हिंदी अच्छी लग रही है, तुम चाहते हो कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा बन जाए, लेकिन जिसको हिंदी आती नहीं है, तमिल आदमी, तेलुगु आदमी, वो बोलेगा ना कि यार हमारी भाषा को बनाओ राष्ट्रीय, हिंदी को क्यों बना रहे हो? यही पंगा इनके यहां पे कि सिन्हाला को इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन जो तमिल लोग हैं वो इस बात से ऑब्वियसली नाराज होंगे ना। दूसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसके चलते सिन्हाला स्पीकर्स को, जो भी लोग सिन्हाला भाषा बोलते थे, उनको गवर्नमेंट जॉब्स में और यूनिवर्सिटी पोजीशंस में प्रेफरेंस मिलने लगी। सिर्फ इसलिए इनको गवर्नमेंट जॉब्स मिलने लगी, यूनिवर्सिटी पोजीशंस मिलने लगी, बिकॉज ये सिन्हाला बोलते थे। तमिल लोग इससे परेशान होंगे या खुश होंगे? परेशान होंगे। तीसरा इन्होंने क्या किया, तीसरा इन्होंने बोला कि बुद्धिज्म को प्रमोट किया जाए, बुद्धिज्म को फॉस्टर किया जाए। बुद्धिज्म हमारा फर्स्ट रिलीजन है। तमिल लोगों का रिलीजन कौन सा था? या तो हिंदू थे या मुसलमान थे। बुद्धिज्म को अगर प्रमोट करेंगे, फॉस्टर करेगी गवर्नमेंट, तो तमिल लोग खुश होंगे या दुखी होंगे? ऑब्वियसली दुखी होंगे। और यही कारण बन गया तमिल और सिन्हालास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का। कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन गया, तमिल लोगों को यह फील होने लग गया कि यार हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को, हमारी बोली भाषा को, हमारे रिलीजन को सप्रेस किया जा रहा है।
हमें पॉलिटिकल इक्वेलिटी नहीं मिल रही, नौकरी में भी सिन्हालाज को फेवर किया जा रहा है, हमें ना इक्वेलिटी मिल रही, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। और जब ये चीज लोगों के बीच में आ जाएगी तो कॉन्फ्लिक्ट, तनाव, लड़ाई होना स्वाभाविक है। रिजल्ट भी यही हुआ। रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बने और उन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने डिमांड की कि यार तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। तमिल को क्या बनाया जाए? ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। इन्होंने बोला कि यार ये जॉब्स में जो तुम बोल रहे हो कि सिन्हाला स्पीकर्स को प्रेफरेंस है, उसको ख़त्म किया जाए। इक्वेलिटी दो हमें, पॉलिटिकल इक्वेलिटी, हमें भी जॉब्स में, हमें भी एजुकेशन में इक्वेलिटी के साथ में ट्रीट किया जाए। लेकिन सिन्हाला डोमिनेंट गवर्नमेंट ने इनकी एक बात नहीं सुनी, सारी बातों को डिनाई कर दिया। डिनाई कर दिया तो एक टाइम ऐसा आ गया कि 1980s में ये विवाद इतना बढ़ गया, ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि तमिल स्पीकर लोगों ने, तमिल स्पीकर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने एक सेपरेट तमिल एलम की डिमांड रख दी। एलम मतलब स्टेट। इन्होंने बोला कि एक काम करो, हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट दे दो। श्रीलंका का ये जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न हिस्सा है, इस हिस्से में हमें एक इंडिपेंडेंट सेपरेट तमिल एलम बना के दे दो। और इमेजिन करो, जो सरकार जॉब्स में, यूनिवर्सिटीज में, एजुकेशन में तमिल स्पीकर्स को बराबरी नहीं दे रही, वो उनकी इस डिमांड को सुनेगी क्या? वो उनको एक सेपरेट तमिल एलम देने को तैयार हो जाएगी क्या? ऑब्वियसली नहीं होगी। और जब सरकार ने इसको भी डिनाई कर दिया तो रिजल्ट ये हुआ कि ये जो तमिल स्पीकर्स हैं और जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बेहद ज़्यादा बढ़ गया। इतना ज़्यादा बढ़ गया लड़ाई कि इसने ले लिया सिविल वॉर की फॉर्म। सिविल वॉर क्या होता है? जब किसी कंट्री के दो ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इतना इंटेंस हो जाए कि देखने में लगे कि कोई वॉर हो रहा है, लड़ाई चल रही है, उसे बोलते हैं सिविल वॉर। When the conflict between two opposing groups of a country becomes so intense that it looks like a war, it is known as civil war. सिविल वॉर की सिचुएशन आ गई। इस सिविल वॉर में हजारों लोग मारे गए। इस सिविल वॉर में इकोनॉमिक नुकसान हुआ। इस सिविल वॉर में लोगों की नौकरियां चली गई, लाइवलीहुड चला गया। इस सिविल वॉर की वजह से लोगों ने श्रीलंका को छोड़ के भागना प्रेफर किया। जो श्रीलंका 1980 से पहले तक ठीक ठाक इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा था, वो इकोनॉमिकली भी पिछड़ने लगा, कल्चरली भी पिछड़ने लगा, सोशली भी पिछड़ने लगा। दो कहानियां पढ़ी अपन ने, एक श्रीलंका की और एक बेल्जियम की। बेल्जियम ने फॉलो करी थी एकोमोडेशन की पॉलिसी, श्रीलंका ने फॉलो करी मेजॉरिटेरियनिज्म की पॉलिसी। दोनों से अपन क्या सीख रहे हैं? ये कहानी ये बताती है बेल्जियम की कि इफ वी अकोमोडेट पीपल, अगर हम हर ग्रुप की बात सुनेंगे, हम हर ग्रुप को साथ लेके चलेंगे, तो हम प्रॉस्परस रहेंगे। हम लड़ाई झगड़े का जो सिचुएशन है उसको कम करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, उसकी पॉसिबिलिटी को खत्म करेंगे। बेल्जियम में अपन ने देखा ना कि इन्होंने सबको अकोमोडेट किया और बेल्जियम खूब अच्छा खासा ग्रो हुआ है, शांतिपूर्वक ग्रो हुआ है। श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म फॉलो किया, मेजॉरिटी कम्युनिटी के हिसाब से सरकार चलाने की कोशिश करी। इवेंचुअल रिजल्ट क्या हुआ? सिविल वॉर तक पहुंच गए लोग, लड़ाई दंगे तक पहुंच गए लोग, इतना इंटेंस कि वॉर जैसा लगे। आउटकम यह है कि इफ the majority community thinks that they can rule the country according to their will by forcefully imposing their will on the minority community, then it leads to civil war. It might undermine the unity of the nation. अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी जबरदस्ती माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर राज करने की कोशिश करेगी अपने हिसाब से, उनकी बात को बिना सुने, तो वो यूनिटी ऑफ द नेशन के लिए भी खतरनाक है।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस सब के लिए तो खतरनाक है ही, हो सकता है यूनिटी ऑफ द नेशन भी ना रहे। और यहीं से क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इस सवाल का जवाब हालांकि मैं बातों में दे चुका हूं। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, सोच के देखो, खुद ही मिल जाएगा आंसर। एक तो प्रूडेंशियल रीजन है, एक क्या है, प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल मतलब नाप तोल के, कैलकुलेट करके लिया गया डिसीजन, जिसमें यह देखा गया हो कि यार क्या फायदा है क्या नुकसान है। प्रूडेंशियल रीजन तो अपन को बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी से ही समझ में आ रहा है ना, कि एक जो अकोमोडेट कर रहा है, बेल्जियम जिसने अकोमोडेशन की पॉलिसी अपनाई, वहां लोगों के बीच में लड़ाई दंगा नहीं हुआ। श्रीलंका जिसने मेजॉरिटी कम्युनिटी के हिसाब से रूल करने की कोशिश करी, वहां सिविल वॉर हो गया। फायदा किसमें, लड़ाई दंगा हो या ना हो, नहीं होने में। तो प्रूडेंशियल रीजन क्या है पावर शेयरिंग का, कि इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। डिफरेंट समुदाय के लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई दंगे की पॉसिबिलिटी खत्म होती है पावर शेयरिंग से। और अगर लड़ाई दंगा नहीं होगा तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। लड़ाई दंगा नहीं होगा तो पीस रहेगा, वायलेंस नहीं होगा। लड़ाई दंगा नहीं होगा तो नेशन अच्छा डेवलप करेगा। लड़ाई दंगा नहीं होगा तो नेशन की यूनिटी बनी रहेगी। प्रूडेंशियल रीजन, हाँ ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको लगे कि यार मेजॉरिटी के हिसाब से रूल कर लेते हैं, वो आपको अच्छा अपीजिंग ऑप्शन लगे, लेकिन लॉन्ग रन में मेजॉरिटेरियनिज्म कभी काम नहीं आता, नुकसान ही करता है। और दूसरा रीजन क्या है, दूसरा है मॉरल रीजन। मॉरल रीजन इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी का एसेंस, उसकी ब्यूटी, उसकी खूबसूरती पावर शेयरिंग है। डेमोक्रेसी का स्पिरिट है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक रूल बिलीव करता है पावर शेयरिंग में। डेमोक्रेटिक रूल बिलीव करता है कि जो भी उस पावर से इफेक्टेड हैं उन सबका भी ओपिनियन, उन सबको भी हिस्सा बनाया जाए। और डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हर ग्रुप, हर समुदाय को साथ लेके चला जाए। इंडिया में यही किया है अपन ने, इसलिए वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है हम दुनिया की। बेल्जियम श्रीलंका की कहानी, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। इसके बाद फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, वो अपन अगले सेशन में पढ़ेंगे। बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।